नमस्कार दोस्तों, फोकस स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। 6 रिवीजन सीरीज इस चैनल से प्रारंभ किया था हम। तो उसमें 71वें बीपीएससी के लिए कुछ प्रतियोगी परीक्षार्थियों का डिमांड था रिवीजन सीरीज के लिए। तो 6 रिवीजन सीरीज में 4 क्वेश्चन उसमें टैली किया, 4 क्वेश्चन लड़ा। अच्छा परफॉर्मेंस रहा। आप जान सकते हैं कि जैसे एक तो है बौद्ध महासंगीति का, वो भी क्वेश्चन उसमें टैली किया है। मैंने रावे पाक करके ट्रिक लगाया था। और दूसरा हसीन माशुका साथ जो क्रम जो था भारत के प्राचीन भारत के इतिहास में जो राजवंश का, वो भी प्रश्न लड़ा है। तीसरा जो बानू मुस्ता का करंट अफेयर में हार्ट लैम्प है, वो भी प्रश्न जो है आया है। और एक तो वांडीवास का युद्ध है एलिमिनेट करने के लिए, वो भी प्रश्न आया है। तो जान सकते हैं कि फोकस स्टडी चैनल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित ये जो है इस चैनल से जो अध्यापन कार्य होता है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या स्टैंडर्ड बुक हो, एनसीईआरटी हो, तो इस पर आधारित है ये चैनल का अध्यापन कार्य। इस पर आप हमेशा नजर बनाए रखें। तो आप जो है हम प्रस्तुत कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास का लेक्चर 3। इसमें लेक्चर 1 में भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का मैं इंट्रोडक्शन पढ़ाया था। और उसमें जो है एक भारत में पुर्तगालियों का आगमन का पार्ट 1 और पार्ट 2 वो पढ़ाया। और तीसरा लेक्चर 3 में हम आज प्रस्तुत कर रहे हैं भारत में डचों का आगमन। भारत में डचों का आगमन, ये जो अध्यापन कार्य आज का जो स्टडी है, ये बहुत गहरा, मतलब इस पर डचों का अध्ययन में जो भी हमने जो पहले भी क्लास लिया था पुर्तगाली, भारत में पुर्तगालियों का आगमन, और उसके पहले इंट्रोडक्शन जो क्लास था, वो चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो या वनडे कोई भी एग्जाम हो, जो भी क्वेश्चन अगर बनता है इस टॉपिक से, तो निश्चित रूप से इसमें आंसर उसका मिल जाएगा। तो भारत में डचों का आगमन, इसमें हम देखते हैं कि भारत में डच जो आए थे, तो आखिर इनका क्या कहानी क्या है। जैसे हमने पुर्तगालियों का पढ़ाया था, तो पुर्तगालियों का कहानी क्या है, उसी प्रकार मैं बताऊंगा कि भारत में डचों का आने का कहानी क्या है। तो पहले हम यूरोप में चलते हैं, क्योंकि डच जो है यूरोप के हैं। और यूरोप में कहाँ के हैं, डच हैं कहाँ का। तो डच मूलतः हालैंड का है। हालैंड, इसको आज के डेट में वर्तमान में हम नीदरलैंड बोलते हैं। नीदरलैंड, हालैंड को नीदरलैंड बोलते हैं। यहीं के निवासी को, मूल निवासी को हम डच कहते हैं। यूरोप में इनकी स्थिति क्या थी, हमने पहले चैप्टर में बात पढ़ाया था कि आखिर हालैंड के निवासी जो डच जो थे, वो कैसे आए, भारत में कैसे आए। तो ये निश्चित रूप से है कि पहले हम इसका यूरोप की कहानी बता लेते हैं, उसके बाद भारत में आते हैं। जैसे ये डच जो थे, इसके आने के पूर्व पुर्तगाली आए थे। तो पुर्तगाली आए थे, उसके पहले यूरोप में कहानी क्या है इसका, इनका आखिर पहले भारत, उसके बाद हम चल आएंगे। पहले हम यूरोप ले चलते हैं, हम लोग सब यूरोप चलते हैं कि डचों का कहानी क्या है, आने की क्या परिस्थिति बनी, क्या कंडीशन बना जिससे कि डच भारत में आए। तो डच, हमने बताया कि डच जो है हालैंड के मूल निवासी हैं, जो आज के डेट में इन्हें हम नीदरलैंड बोलते हैं। ये इनके आने के पूर्व पुर्तगाली लोग आ चुके हैं, और रास्ता भारत में आकर हिंद महासागर होते हुए, केप ऑफ गुड होप होते हुए हिंद महासागर पहुंचे। और कालकट में जो वास्को डी गामा आए थे, तो रास्ता तो इनको मिल गया। लेकिन इनकी कहानी ये है कि यूरोप में जो 2 रास्ता था, जो पहले प्राचीन भारत में और मध्यकालीन भारत में जो व्यापार होता था, जैसे कि स्थल मार्ग से भी होता था, और जो अरब सागर है वहां से भी होता था। तो उस पर इटली के जो व्यापारी लोग थे, जैसे वेनिस का, इटली का जो 2 नगर था, तो वहां के व्यापारियों का एकाधिकार हो गया था। यूरोपीय कंट्री जो है
वो चाह रहा था कि हम भी व्यापार करें। तो उस समय वहाँ से इटली के जेनोवा और वेनिस, ये दो नगर का जो व्यापार पर अधिकार था यूरोप में। तो भारत और या पूर्वी देश से जो सामान वस्तु जो मसाला है, सूती वस्त्र जो जाता था वेनिस और जेनोवा में इटली में, तो वहां से हालैंड के जो व्यापारी हैं उठा लेते थे सामान और उसको पूरे यूरोप में बेचते थे। तो वो भी तो 1453 में कुस्तुनतुनिया पर जब अधिकार हो गया ओटोमन तुर्कों का, तो उस समय तो रास्ता बंद हो गया। इसके बाद स्थल मार्ग का ये रास्ता बंद हो गया 1453 में। और दूसरा है कि अरब सागर से जो व्यापार होता था, तो अरबी जो व्यापारी लोग थे तो वो भी मनमाने तरीके से पैसा वसूलने लगे, क्योंकि रास्ता बंद हो गया था स्थल मार्ग वाला। तो स्थल मार्ग से रास्ता बंद होने के बाद ये जो अरब के व्यापारी अपने मनमाने तरीके से पैसा वसूल करने लगे, तो लगभग वो भी व्यापार बंद हो गया। माने दोनों, तो यूरोप के लोग अब छटपटा रहे थे किस तरह से हमको भी जाना चाहिए, माने समुद्री रास्ते से भारत। तो समुद्री रास्ते से वास्को डी गामा तो खोज निकाले थे रास्ता, हमने पुर्तगालियों के आगमन में पढ़ाया, उसको विस्तृत ढंग से पढ़ाया है। लेकिन ये चूंकि बताना जरूरी था कि डच लोग आए कैसे, डच लोग का क्या आने का कहानी क्या है। तो यही कहानी है कि वेनिस और जेनोवा, ये दो इटली के जो दो नगर जो था वेनिस और जेनोवा, यहाँ के व्यापारी जो है सामान ले जाते थे भारत से या पूर्वी देश से, और वहां सामान ले अपना यूरोप में ले जाते थे, जैसे वहां अपना वेनिस और जेनोवा में, और वहां से हालैंड के व्यापारी उठा करके उसको पूरा यूरोप में बेचते थे। तो इनके पास तो पैसा हो गया था। इसके बाद अब ये देख रहे थे कि जो दोनों रास्ता बंद हो गया 1453 के बाद, तो अब इनको पता चला कि अब तो पुर्तगाली लोग तो चले गए वहां भारत में, वास्को डी गामा रास्ता खोज लिए और पुर्तगाली लोग अपना व्यापार करने लगे। तो पुर्तगाली लोग अपना सामान यहाँ से ले जाके लिस्बन ले जाते थे। लिस्बन एक्चुअल में पुर्तगाल की राजधानी है। तो भारत से वस्तु जो जाता था, सूती वस्त्र हो, मसाला हो, तो लिस्बन में जाता था। लिस्बन से उठाकर हालैंड के निवासी जो ये डच जो है अपना बेचने लगे, दोनों बेचने लगे। लेकिन ये दोनों तरीका से इनका व्यापार चल रहा था। लेकिन ये भी स्पेन के गुलाम थे, नीदरलैंड के निवासी जो डच लोग थे, नीदरलैंड स्पेन के गुलाम था। और ये 1581 में स्वतंत्र हुए। 1581 ये डेट हमने बताया सिर्फ कोई आवश्यक उतना नहीं है पढ़ाने क्रम में, जो कि इसका हमने बताया कि ये जो सीक्वेंस में बताया था कि सीक्वेंस में हम चलेंगे, तो सीक्वेंस के लिए जरूरी है जो भारत में डचों का जो आगमन होगा और भारत में जितना डेट जो कुछ डेट इंपॉर्टेंट रहेगा उसको याद करने की जरूरत है। तो 1581 में स्पेन से स्वतंत्र हो गया हालैंड। तो उनको आते दोनों तरफ से व्यापार कर ही रहे थे। तो अब इनको लगा कि हम अगर बाई द वे 1453 के बाद ये पुर्तगाली लोग ले आ रहे थे, अपना व्यापार करने लगे लिस्बन और पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन से सामान उठा करके और ये डच लोग अपना पूरा यूरोप बेचते थे। तो अब उनको लगा कि हो सकता है अगर कहीं पुर्तगाली लोग सामान कहीं ये भी ना बंद हो जाए, इनको डर था। तब अपना अलग से रास्ता खोजना कि भारत में हम लोग व्यापार करें, ताकि हो सकता है पुर्तगाली लोग जो सामान ला रहे हैं वो भी कभी बंद हो सकता है। अलग से अपना व्यापार करने के सिलसिले में इन्होंने अपना दिमाग लगा रहे थे कि किसी तरह से हम भारत में जाएं और अपना अलग व्यापार करें। उसके क्रम में ये जो है अपना डच जो लोग है ये 1453 में जो ऑटोमन तुर्कों का अधिकार हो गया वो हो गया, और पुर्तगाली लोग जो सामान ले जा रहे थे, तो अब इनका ध्यान था कि हम लोग अगर कभी ये बंद हो जाता है, जैसे 1453 वाला रास्ता बंद हो गया, इसके बाद पुर्तगाल लोग ले जा रहे थे, कहीं पुर्तगालियों का जो सामान ला रहे थे भारत से कहीं ये बंद ना हो जाए। तब अपना ये दिमाग हम लोग किसी तरह से हम लोग डायरेक्ट हम लोग भारत से या पूर्वी देश से व्यापार करें। इसी क्रम में ये लोग यहाँ से निकलते हैं। तो रास्ता तो पुर्तगाली लोग खोज लिए थे भारत में आने का, कालीकट में आ गए थे। तो ये लोग, इनके पास डचों के पास धन भी था, लेकिन इनके पास टेक्निक नहीं था कि कैसे हम, चूंकि पुर्तगालियों के पास नौसेना में अधिक काफी शक्तिशाली थे पुर्तगाली, हिंद महासागर में उनका साम्राज्य चलता था। तो अब इनके पास तो धन तो था डच के पास, लेकिन अब टेक्निक के लिए क्या किया कि नौसेना भी अपना विस्तार करना शुरू कर दिया। नौसेना ये डच लोग
डच जो है नौसेना का अपना विस्तार किए और इसमें एक जहाज बनाए, फ्लूट शिप। फ्लूट शिप, फ्लूट शिप, ये जो जहाज बनाए फ्लूट शिप, फ्लूट शिप क्वेश्चन आ जाता है वनडे एग्जाम में कि फ्लूट शिप क्या है। तो डचों का एक जहाज है, ये बहुत हल्का जहाज है और पुर्तगालियों का जो जहाज था उससे ही हल्का जहाज है। अब पुर्तगालियों के जहाज में अगर आदमी कहीं 50 लगता था, इसमें क्लियर 25 लगता था, यानी दोनों तरफ से फायदा था। तो टेक्निक में इनको मालूम था डचों को कि पुर्तगालियों का हिंद महासागर में राज चलता है, तो वहां हमको झड़प तो होगा ही पुर्तगालियों से, इसलिए इन्होंने फ्लूट शिप जहाज भी बनाया। अब जो है वहां से आए तो चले, वहां से डच जो है अब यूरोप से 1595 में कार्नेलियस डी हाउटमैन, कहीं कहीं कार्नेलिस भी है लेकिन कार्नेलियस डी हाउटमैन 1595-96 में कार्नेलियस डी हाउटमैन जो निकलता है वहां से हालैंड से, और कुछ व्यापारियों का जत्था जो भारत के लिए निकलता है, लेकिन भारत में लोग पहुंचता नहीं है, ये लोग पहुंच गया इंडोनेशिया पहुंच गया लोग। इंडोनेशिया पहुंचने के बाद छोटा छोटा जो द्वीप है मसालों के, इंडोनेशिया को मसालों का द्वीप हम कहते हैं, तो वहां पहुंच गया। तो वहां पहुंचने के बाद ये लोग अपना व्यापार करना शुरू किया, लेकिन देखा कि तो व्यापार लाभदायक है, आकर के अपना हालैंड में बताया कि इस तरह का वहां से व्यापार करना अच्छा रहेगा। तो 1595-96 के बाद 1595-96 के बाद जब कार्नेलियस डी हाउटमैन ने अपना हालैंड में वहां की पोजीशन स्थिति बताया कि वहां हम लोग जा सकते हैं, वहां व्यापार कर सकते हैं, छोटे छोटे व्यापारी जो था लोग गया हुआ था, लेकिन देखा कि इस तरह से व्यापार करने से हम लोग मतलब अच्छा नहीं रहेगा। तो यहाँ का हालैंड का जो संसद से एक प्रस्ताव पारित हुआ कंपनी का, यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी। यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1602 में। यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी, यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस संसद द्वारा इंग्लैंड जो नीदरलैंड्स के संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करके 1602 में यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इसमें छोटे छोटे जितने भी व्यापारी थे उस सबको एक इकट्ठा किया गया और एक बना था यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसका मूल नाम जो था बेरिंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी, यानी बीओसी के नाम से जाना जाता है। देखिए, बेरिंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी, तो इस तरह से इनका मूल नाम है। और अक्सर चर्चा में हमेशा बीओसी के नाम से जाना था। बीओसी कहाँ की कंपनी है? तो डच का है। ये जो है नीदरलैंड की कंपनी है और बीओसी हमेशा चर्चा में रहता है। इसलिए 1602 में स्थापना हो गया। और 1602 में स्थापना करने के बाद जो है भारत में इनका आगमन होता है। और भारत में जब आगमन होता है तो सबसे पहले इंडोनेशिया में जाते हैं। इंडोनेशिया में 1602 में ही बांटम पर अधिकार कर लेते हैं। इंडोनेशिया में बांटम 1602 में ही अधिकार करते हैं इंडोनेशिया में। तो भारत में भी आए, लेकिन 1602 में इनका अधिकार नहीं हुआ। एक चीज हमको जानना यहाँ बहुत आवश्यक हो जाता है कि आखिर जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी वो क्या कह के भेजा गया था नीदरलैंड से। तो नीदरलैंड से इनको अधिकार मिला था कि आपको सैन्य शक्ति कर सकते हैं,
किसी क्षेत्र पर आक्रमण करके उसको जीत सकते हैं, वहां संधि कर सकते हैं। ये सब अधिकार इनको मिला था। किसी भी क्षेत्र पर चढ़ाई करिए, माने लड़ने का अधिकार इनको मिला था, उसको क्षेत्र को जीत सकते हैं, वहां संधि कर सकते हैं। तो ये अधिकार इनको मिला था यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसके उसी के अनुसार 1602 में बांटम इंडोनेशिया पर एक बांटम जगह है, वहां पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया। अब भारत में ये कैसे मतलब कब आते हैं, तो 1605 में। यहां हम देखते हैं, नक्शा से देखते हैं ताकि स्पष्ट हो जाएगा। सोलह सौ पांच में मसूलीपट्टनम, पहला फैक्ट्री इनका था मसूलीपट्टनम, ये आंध्र प्रदेश में है मसूलीपट्टनम। तो इसको हम मैप के सहारे अगर देखते हैं तो याद करने में आसान रहेगा और ज्यादा दिन तक याद होगा। मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम 1605। 1605 मसूलीपट्टनम पहला फैक्ट्री डचों का था। इसके बाद दूसरा इनका 1610 में, 1610 में पुलिकट हो जाएगा। पुलिकट 1610, 1610 में पुलिकट हो गया। तो पुलिकट जो है ये तमिलनाडु में है। पुलिकट याद करने की एक फॉर्मूला है कि जैसे पुल जो है, एक दो दोस्त लोग था, एक दोस्त दूसरे दोस्त से मिलने जा रहा था। तो मिलने जा रहा तो जो पुल जो था, कहीं नदी में पुल था तो पुल माने कट गया था, तो उसको पुलिकट हो गया। तो लेकिन पुल कटने के कारण वो दोस्त मिल नहीं सका। तो जो दोस्त है वो फोन किया कि कैसे तुमसे हम मिले, तुमसे कैसे मिले, तो उसमें कैसे तुम्हारा से हम मिली, तो उसमें तब मिली तमिलनाडु। तो याद करने का एक फॉर्मूला तरीका है कि जब भी पुलिकट भूल जाइए कि ना पुलिकट कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। तो ये सब अगर कहानी के माध्यम से तो पुलिकट याद करने में आसान होगा। माने पुलिकट तमिलनाडु में है। ये प्रश्न पूछा जाता है। मसूलीपट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट फेमस इसलिए है कि पुलिकट में ये पहला मुख्यालय था डचों का पहला मुख्यालय पुलिकट में था। और पुलिकट में सोने का टकसाल लगाया गया, जो सिक्का ढालने का, उसको बोलते हैं हम पैगोडा। जो सोने का सिक्का ढाला जाता था पुलिकट में, उसको पैगोडा बोलते हैं। तो यहाँ सोने का सिक्का ढाला जाता था, इसलिए पुलिकट को माने जाना जाता है। दूसरी बात यहाँ वो ये है कि इस सोने का सिक्का पर जो स्टेचू था, मूर्ति जो था, वो वेंकटेश्वर का था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अक्सर गहराई से अगर प्रश्न एग्जामिनर सेट करते हैं तो उस पर दे सकते हैं। चूंकि यूरोप जो था ईसाई कंट्री था, नीदरलैंड, और ये बड़ी माने विचित्र बात है कि इन्होंने पुलिकट में जो सोने का सिक्का ढाल रहे थे डच लोग, तो उसमें मूर्ति, जो सिक्के पर जो मूर्ति था वो था वेंकटेश्वर, यानी विष्णु, वेंकटेश्वर। तो ये अक्सर विद्यार्थी के दिमाग में जाता है कि ईसाई मतलब कंट्री से हैं, और तो जरूर है कि अपने सोने का सिक्का पर अपना धर्म के ईसा मसीह का ढलवाए होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हिंदू धर्म में विष्णु वेंकटेश्वर की स्टेचू लगा रहता था उनके सोने के सिक्का पर। तो पुलिकट ये 1600
1610 में जो पुलिकट इनका मुख्यालय था डचों का, ये 1690 तक रहा। 1690 में यही मुख्यालय जो बंद करके नागपट्टनम में आ जाता है। यहाँ जो नागपट्टनम है, नागपट्टनम, ये 1690 में आ जाएगा मुख्यालय। माने 1610 में पुलिकट में मुख्यालय था डचों का और 1690 में नागपट्टनम में आ जाएगा। इस तरह से कुछ है इनका जो भारत में लिया है, अपना फैक्ट्री लगाए। तो फैक्ट्री लगाए, तो फैक्ट्री लगाने के क्रम में जो मेन डेट है, देखिए सीक्वेंस से हमने बता दिया 1605, 1610, 90। इसलिए यहाँ लाना हमको जरूरी था कि चूंकि पुलिकट के बाद इनका मुख्यालय जो है 90 में नागपट्टनम में चला गया। ये दोनों मान सिर्फ 1690, 1610 में पुलिकट हमेशा मुख्यालय नहीं रहा। 1690 में कट के चला गया, इनका मुख्यालय उठ के चला गया नागपट्टनम में। तो ये है पुलिकट की स्थिति। अब हम आगे चलते हैं। सूरत में 1612 में सूरत में इनका अधिकार हो गया। प्रश्न यहां उठता है कि देखिए सूरत यहां है 1612, सूरत में अधिकार किया 10 पुलिकट और 12 में सूरत में। सबसे ज्यादा अगर डचों का व्यापार होता था तो कहां से होता था? सूरत से। सूरत से सबसे ज्यादा डचों का व्यापार होता था। और 1612 के बाद 1619 में बेटेविया एक जगह है, बेटेविया कहीं कहीं बेटेविया भी है, तो किसी बुक में। तो ये जो है इंडोनेशिया की राजधानी जो है जकार्ता, जो है जकार्ता में इनका अधिकार होता है। तो वहां जो खंडहर था, तो खंडहरों को इन्होंने बेटेविया बनाई, यहीं से व्यापार जो कंट्रोल करता था लोग नीदरलैंड से। इंडोनेशिया में 1619 में, ये 1619 की कहानी है इनका, 1619 की इंडोनेशिया कहानी है। क्योंकि भारत में इस साइड जो है ये मालाबार तट है, और मालाबार तट में पुर्तगाली लोग पहले से ही यहां जमे हुए थे। ये मालाबार जो तट है, मालाबार तट में पुर्तगाली पहले से, देखिए ये मालाबार तट हो गया। तो ये मालाबार तट यहां से यहां तक पुर्तगाली लोग पहले से जमे हुए थे। तो इनको आसान नहीं था कि तुरंत मतलब कि अपना आकर का अधिकार जमा लें। इसीलिए इन्होंने इसको कोरोमंडल तट बोलते हैं। ये पूर्वी तट को कोरोमंडल तट बोलते हैं, पश्चिमी तट को मालाबार तट बोलते हैं। तो ये कोरोमंडल तट में अपना धीरे धीरे अपना पैर जमा रहे थे, यानी फैक्ट्री अपना खोल रहे थे। तो ये कहानी भारत में रुपये कंपनियों का आगमन ऐसी कहानी है कि पहले तो पुर्तगाली लोग आए, अब पुर्तगाली लोग से फैक्ट्री, स्थान, प्लेस डच लोग छीन लेंगे, डच के बाद फिर अंग्रेज छीन लेंगे। यही कहानी है। सिलसिलेवार ढंग से हमको यही जानना है कि कब कहां कैसे क्या करते हैं, क्या इनका कंडीशन है। तो याद करने के लिए आसान रहेगा। 1612 मैंने कहा सूरत, और 1619 में इंडोनेशिया में अपना ये जो है बेटेविया वो जो जकार्ता का जो खंडहर था उसको उस पर अधिकार कर लिए लोग। तो मेन इनका जो फोकस था इंडोनेशिया में था, क्योंकि मसालों का द्वीप था। और भारत में जैसे आए तो इस क्षेत्र में तो पुर्तगालियों का अधिकार था मालाबार तट में। तो करे सो क्या करें, तो मसाला तो इनको व्यापार करने में ये लोग पुर्तगाली लोग देता नहीं, बीच में इनसे लड़ाई झगड़ा भी होता था। तो अब इस सूती वस्त्र पर अपना दिमाग लगाया कि वस्त्र जो है, वस्त्र का व्यापार हम लोग करें, माने भारत से वस्त्र का व्यापार प्रारंभ करें। क्योंकि यूरोप में भारत में जैसा वस्त्र का था व्यापार, वैसा यूरोप में नहीं था। तो ये जूट का जो वस्त्र होता था, मतलब जूट का जो पहले तो हमारे भारत में जानवर लोग को भी माने जूट का बोरा का जानवर लोग को उड़ाते थे लोग, हमारे भारतीय लोग। लेकिन इनके पास वही जूट का माने खुरदरा टाइप का वस्त्र होता था। भारत के जैसा इनके पास यूरोप में वस्त्र नहीं था। तो इस वस्त्र का व्यापार करना, भारत के मतलब के लोगों से बात किए, भारतीयों से हम भारतीयों से बात किए कि हम वस्त्र के व्यापार करना चाहते हैं, से आपका आदमी रहेगा और मेरा कच्चा माल रहेगा और सामान रहेगा, माने पैसा रहेगा, और हम लोग मिल करके वस्त्र का व्यापार करते हैं। इसलिए तो
बस सूती वस्त्र का व्यापार शुरू किए। जैसा कि हम जानते हैं कि जो बंगाल जो था, वो बंगाल में ढाका का मलमल कितना फेमस था। महीन सूती वस्त्र का हमारे यहाँ व्यापार मतलब कि होता था। सूती वस्त्र बनाते थे हमारे भारतीय लोग। तो सूती वस्त्र का व्यापार और रेशमी वस्त्र का व्यापार इन्होंने शुरू किया। और एक इंपॉर्टेंट बात है, हम इसे डचों के आगमन में जानेंगे कि भारत से सूती वस्त्रों का निर्यातक कौन बनाया, कौन यूरोपीय कंपनी बनाया। तो निर्यातक में सेंटर जो है डचों के नाम, ये जो श्रेय जो है डचों के नाम जाता है। भारत जो इंटरनेशनल निर्यातक बना सूती वस्त्र का, उसमें इसका श्रेय जो है निर्यातक बनाने में सूती वस्त्र का भारत का, मतलब ये डचों को इसका श्रेय जाता है। डच लोगों ने बनाया। तो सूती वस्त्र का जो प्रारंभ है ये डचों ने किया था भारत से। ये हो गया। अब पहला जो 1627 में ये हो गया कि पहला मसूलीपट्टनम में इन्होंने फैक्ट्री बनाया भारत में। दूसरा जो 1627 में बंगाल में एक पिपली जगह में अपना पहली बार फैक्ट्री खोले। बंगाल में पिपली है स्थान। ये 1627 में बंगाल में पिपली में इन्होंने अपना फैक्ट्री स्थापित किया, 1627। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट है जो डचों के लिए बहुत है, प्रश्न हमेशा उससे पूछा जाता है। चिनसूरा हुगली नदी के पास है, चिनसूरा हुगली के पास है। चिनसूरा ये 1653 में चिनसूरा में इन्होंने अपना फैक्ट्री स्थापित किया। हुगली के पास है, ये भी बंगाल में है चिनसूरा। अक्सर चिनसूरा से प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन चिनसूरा के बारे में इसको ध्यान रखेंगे। 1653 में यहाँ फैक्ट्री डचों ने स्थापित किया। और गुस्ताउस यहाँ फोर्ट बनाया। गुस्ताउस फोर्ट कहाँ है डचों का? तो चिनसूरा बंगाल में है। ये क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इनकी फैक्ट्री और कहाँ थी जो इंपॉर्टेंट है, जो जानने मैंने हम उसको जाने। तो 1658 में ये देखिए यहाँ चिनसूरा है, ये 1653 का था। इसमें यहाँ जो है बंगाल, तो उस समय इसमें पड़ जाता 1658। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड ये सब एक में ही था पहले बंगाल में। तो पटना में और बालासोर उड़ीसा में 1658 में इनकी फैक्ट्री बैठी। कासिम बाजार जो आज के डेट में बिहार में मुंगेर में है, कासिम बाजार में इनकी फैक्ट्री बैठी। और उड़ीसा में बालासोर में ये फैक्ट्री बैठा है। 1658 में और 1658 में कासिम बाजार, बालासोर इनकी फैक्ट्री बैठी। जो कासिम बाजार अभी हमारे भारत देश के बिहार राज्य में है, और बिहार राज्य में मुंगेर जो जिला है यही पहले कासिम बाजार हुआ करता था। तो 1658 में डचों का यहाँ फैक्ट्री बैठा। तो ये सब डचों का जो मेन फैक्ट्री है उसको हम देखें कि कहाँ कहाँ इनका फैक्ट्री बैठा। तो यहाँ गुस्ताउस फोर्ट भी चिनसूरा में हमने बताया, गुस्ताउस फोर्ट है। इसके बाद डचों का जो अपना स्टॉक एक्सचेंज के रूप में पूछा जाता है। तो पहले तो इनका जो फैक्ट्री थे यूनाइटेड जो बेरिंगदे ओस्ट इंडस्ट्री कंपनी भोग जो था वो शेयर बाजार पर आधारित था। ये नहीं चाहते थे कि हम पुर्तगालियों के समान माने हमारा पतन हो, डाउनफॉल हो। लेकिन अक्सर बाद में डचों का भी पतन हो जाता है, लेकिन शुरुआत इन्होंने सतर्कता बरती थी कि जैसे पुर्तगाली जो साम्राज्य यहाँ खड़ा हुआ था भारत में, तो पुर्तगाल के राजा का पैसा लगा हुआ था उसमें। लेकिन ये चाहते थे डच लोग कि हम जो कंपनी बनाएं उसमें शेयर पर आधारित हो, यानी सभी छोटे छोटे व्यापारी का मिलाकर के कंपनी में इनका जो कंपनी था सभी छोटे छोटे व्यापारियों को मिलाकर बना था। बेरिंगदे ओस्ट इंडस्ट्री भोग जो कंपनी था ये जो है छोटे छोटे व्यापारियों को मिलाकर और शेयर आधारित व्यापार था। स्टॉक मार्केट स्टॉक, तो ये शेयर आधारित हमारे आम पब्लिक, आम जनता भी इसमें शेयर
कंपनी में अपना शेयर लगा सकती थी और उसको लाभ मतलब कंपनी देती थी। तो शेयर पर आधारित कौन फैक्ट्री था? चारों फैक्ट्री में जो मेन फैक्ट्री है पुर्तगाली, डच, इंग्लैंड के और फ्रांसीसी, ये चारों फैक्ट्री में शेयर पर आधारित किनकी फैक्ट्री थी? तो डच की फैक्ट्री थी। ये प्रश्न आता है तो इसमें जानकारी रखना जरूरी है। ये फैक्ट्री जो थे शेयर पर आधारित थी, लेकिन पूरे ये अंग्रेजों से भी व्यापार में ज्यादा थे। उस समय जो इनका व्यापार चल रहा था अंग्रेजों से भी ज्यादा व्यापार इनका चल रहा था। माने पूरे व्यापार का 39% अकेले डच व्यापार करते थे भारत में, 39%। और ये जो है अपना व्यापार कर रहे थे तो लड़ाई तो हो ही रहा था पुर्तगाली से। तब तक अंग्रेज भी आ गए थे, मैंने 1600 ईस्वी में पुर्तगाली से हड़प ले, मतलब पुर्तगाली से लड़के जीत लेते थे। इस सब पुर्तगाली से लिए हैं। आपको इसके बाद बता दें कि 1663 में ये कोचिन पर भी अधिकार कर लिए। हमको ये जानना है कि कोचिन पर जो अधिकार कर लिए, तो कोचिन पर जो अधिकार करने के लिए पुर्तगालियों से कोचिन को इन्होंने छीन लिया। तो पुर्तगालियों से छीन लिया तो कोचिन, सिर्फ कोचिन से ही मसाला डचों को मिलता था और मात्र खाली कोचिन का मसाला से ही मसाला का व्यापार करते थे। मतलब पूरे भारत में जहां जहां इनकी फैक्ट्री थी सिर्फ ये अपना सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र और साल्ट पीटर, उसको सोरा बोलते हैं, सोरा का व्यापार, अफीम का व्यापार करते थे। ये चीन में यहाँ से अफीम निर्यात करते थे और इंडोनेशिया में जावा में भी यहीं से निर्यात करते थे अफीम। तो इस तरह से ये कोचिन, सिर्फ कोचिन से ही ये मसाला का व्यापार भारत से करते थे। तो ये इनका डचों के बारे में कहानी यहाँ तक है। और ये शेयर मार्केट पर ये आधारित था, डच का जो व्यापार था। और ये जो है इस तरह से अपना लड़ाई जो इनके पुर्तगाली से हो रही थी, इसी बीच में अंग्रेज आ गए। तो अंग्रेज आ गए तो उस समय अब देखिए 1757 का सब पलासी युद्ध जो हुआ, तो पलासी युद्ध में तो अंग्रेज जीत गए थे। तो जीतने के बाद 1757 के बाद एक कासिम बाजार में मीर जाफर गए हुए थे। तो शक हुआ अंग्रेजों को कि पुर्तगाली लोग लगता है हम लोग के, माने अंग्रेजों को ऐसा शक था कि हम लोग खिलाफ पुर्तगाली हो सकता है कि साजिश रच रहे हैं, क्या कर रहा है। तो 1757 के बाद 1759 में एक युद्ध होता है। 1759 में एक युद्ध होता है, बेदरा का युद्ध। 1759 में बेदरा का युद्ध होता है। डी से, ऐसे हम डी इसलिए लिखे, बेदरा भी रहता है तो डी से लिखे कि डच और अंग्रेज। हमने बताया था रिवीजन क्लास में, हमने बताया था कि जहां बेदरा का युद्ध रहे तो डब माने डच, यानी अंग्रेज एक तरफ रहेंगे और एक तरफ डच रहेंगे। तो 1759 में हार गए डच लोग और अंग्रेज जीत गए थे। तो ये जो 1759 का युद्ध बहुत माने सिनेरियो चेंज कर देता है। तो इसलिए ये सब याद रखने लायक, पहले भी मैं बताया था। इसमें अंग्रेजों से हार जाते हैं। एक प्रश्न इसमें ये आता है कि बेदरा का युद्ध में जो अंग्रेजों से और डचों से हुआ, इसमें अंग्रेज का सेनापति कौन था? तो अंग्रेज का सेनापति क्लाइव है। याद रख लीजिएगा, यह अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि बेदरा का जो युद्ध हुआ उसमें अंग्रेज सेनापति कौन था? तो अंग्रेज सेनापति क्लाइव थे। तो इसमें इनकी शक्ति अब 1759 से में कमजोर होने लगी। और 1795 में पेरिस की एक संधि होती है। तो पेरिस की संधि से पूरे अंग्रेज जो हैं इनसे अधिक जहां जहां फैक्ट्री लगाए थे वो छीन लेते हैं। 1759 से इनकी स्थिति कमजोर होने लगी। और 1795 में, यानी 1795 में पेरिस की संधि होती है। तो पेरिस की संधि से इनका जो है स्थान, ये जो फैक्ट्री जो प्लेस जो छीने हुए थे पुर्तगालियों से, ये जो 1795 में सब अंग्रेजों के पास चला जाता है। और यहाँ तक कि डच लोग जो पुर्तगाली पहले जीते हुए थे श्रीलंका, उस पर भी अपना अधिकार जमा लेते हैं। इंडोनेशिया में भी अधिकार जमाए हुए थे। तो इंडोनेशिया का जो था तो उतना तो नहीं इंडोनेशिया का इनका क्षेत्र जाता है, लेकिन भारत का क्षेत्र जो है 1795 के पेरिस की संधि से इनको मिल जाता है, अंग्रेजों को मिल जाता है। मात्र एक सूरत जो जगह है वो बीच में लौटाए थे
अंग्रेज इनको डचों को, लेकिन कुछ शर्त के साथ अंग्रेज जो है वो दे देते हैं इनको, डचों को कुछ शर्त के साथ देते हैं। लेकिन वो भी 1824 में, 1824 में पूरी तरह सूरत को भी, यहाँ सूरत है तो पूरी तरह सूरत को भी ये बेच करके चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? एशिया से नीदरलैंड नहीं जाते हैं, भारत से चले जाते हैं, लेकिन एशिया में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? वहाँ इंडोनेशिया में, क्योंकि इंडोनेशिया जो है वो मसालों का द्वीप था और वहीं से ये मेन सेंटर ही मानते थे और वहीं अपना व्यापार करेंगे। माने 1824 में पूर्णतः बुरिया बस्तर बांध के चले गए इंडोनेशिया में। ये डचों की कहानी है, कहाँ कहाँ इन्होंने फैक्ट्री लगाया और किस तरह से इनका व्यापार चला और इनका मूल डचों का क्या है। तो सूती वस्त्र, ये प्रश्न आता है कि भारत में जो चारों कंपनियां जो मूल माने थी, महत्वपूर्ण कंपनियां थी, उसमें अगर तीनों कंपनियां मसाला के व्यापार में एकदम पुर्तगाली भी थे, अंग्रेज भी थे, इसके बाद फ्रांसीसी भी थे, लेकिन मात्र एक डच ही थे जो सूती वस्त्र में वस्त्रों का इन्होंने व्यापार करवाया, व्यापार किया भारत से। और यहाँ तक कि भारत को इंटरनेशनल मार्केट में मतलब निर्यात का जो श्रेय जाता है, इंटरनेशनल मार्केट में जो सूती वस्त्र भारत से बिका वो डचों के श्रेय से बिका। इनका श्रेय वस्त्रों के व्यापार में जाता है कि भारत को निर्यातक बनाया ये डच लोग। तो ये कहानी है डचों की भारत में। अब हम देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या मतलब कि गुस्तावस जो फोर्ट है वो भी हमने बताया। एक चीज है कि जो शेयर मार्केट पर जो इनका कंपनी जो था, जो शेयर बाजार पर मतलब शेयर पर जो आधारित कंपनी जो थी, ये भी इनका बाद में पतन डाउनफॉल का कारण बनेगा। उसमें ये लाभांश जो है अपना ज्यादा दिखा देते ताकि आम आदमी हमारे कंपनी में पैसा लगावे, शेयर लगावे। ये भी डाउनफॉल इनका हुआ। तब हम चलेंगे कि देखते हैं कि आखिर जब डच इतना अच्छे थे तो डचों का डाउनफॉल कैसे हो गया, क्या कारण था। डचों का पतन, डचों का पतन में पहला है कि सहकारिता पर आधारित कंपनी, कार्टेल सिस्टम। इसको कार्टेल सिस्टम भी कहते हैं, कार्टेल सिस्टम। इसमें ये कंपनी जो थी हमेशा 200 साल तक पूर्वी देश पर अपना राज्य किया ये लोग, लेकिन 200 साल तक हमेशा 18% मुनाफा देते अपने शेयरधारकों का, 18%। अपना जो है ये मुनाफा अपने कंपनी में जो शेयरधारक हैं उनको देती थी। तो लेकिन अगर कंपनी को नुकसान भी पहुंचता था तो 18% से कम नहीं करती थी। ये भी इनके पतन का यहाँ कारण बना। इसीलिए कार्टेल सिस्टम और सहकारिता पर आधारित जो कंपनी थी ये कारण बना। माने मुनाफा ज्यादा दिखाते थे, माने अपने जो सीट जो था बैलेंस शीट उसमें लाभांश जो था वो ज्यादा करके दिखाते थे, जितना रहता नहीं था लेकिन उसके ज्यादा भी, अगर कंपनी नुकसान में भी रहती थी तो उसको ज्यादा मुनाफा करके दिखाते थे, जो इनके पतन का कारण बना। दूसरे है कि ये जो व्यापारी, इनका जो आकार जो था वो बहुत छोटा था। गोवा, जैसे गोवा हमारे देश में है उसी तरह आकार इनका छोटा होना, ये भी आकार छोटा होना, ये भी कारण बना इनके पतन का। आकार छोटा होना, ये भी एक छोटा सा एक देश, हमारे गोवा जैसा राज्य जैसा एक नीदरलैंड देश है, तो कितना शक्तिशाली और कितना वहां के सैनिक और कितना लोग मतलब आ सकते थे। तो ये भी इनका
पतन का, डाउनफॉल का कारण बना। तीसरा इनका है एक पतन का ये है एक आकार का छोटा होना, एक कार्टेल सिस्टम पर आधारित व्यवस्था था ये डाउनफॉल इनका। और दूसरे सबसे बड़ा एक और कारण इनका बना कि इनके अपेक्षा यानी डचों के अपेक्षा अंग्रेजों का मजबूत होना। अंग्रेज जो थे वो डचों के अपेक्षा मजबूत थे, तो ये भी इनके पतन का कारण बना। इस तरह से भारत में डचों का आगमन, हालांकि डचों से जो क्वेश्चन जो है तीनों कंपनी की अपेक्षा कम आता है, लेकिन हमको सारा जो इनको मेन पॉइंट था वो हमने बताया कि क्या क्या कहां से क्वेश्चन आ सकता है। इसमें एक एमसीक्यू जान लेना जरूरी है। भोग तो हमेशा जानना जरूरी है। कंपनी की जब शुरुआत हुई तो 65,000 गिल्डर से वहां का मुद्रा जो था उतना से शुरुआत किया गया था। स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज करके अगर कोई भी आता है तो तीनों यूरोपियन कंपनी में नहीं है, यही है डच लोग का कंपनी है। एमसीक्यू एक तो है भारत में यूरोपीय शक्तियों में यूरोपीय कंपनियों में वो कौन सी कंपनी थी जो अपने व्यापार का लाभांश ज्यादा दिखाती थी, अपने व्यापार का लाभांश ज्यादा दिखाती थी। एक हो गया इंग्लिश, दूसरा डच, तीसरा फ्रांसीसी और चौथा पुर्तगाली। भारत में यूरोपीय कंपनियों में वो कौन सी कंपनी थी जो अपने व्यापार का लाभांश ज्यादा दिखाती थी, जो बाद में डचों का पतन कारण बना था। तो इसमें क्वेश्चन आता है कौन कंपनी थी, तो देखिए डच, ये हमने बता दिया। और एक इंपॉर्टेंट बात हमने बताया था कि जो पुलिकट में जो सोने का सिक्का ये टकसाल में जो ढालते थे, बनाते थे, उस पर वेंकटेश्वर की मूर्ति थी, सिक्का पर जो विष्णु की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है। इस तरह से चूंकि प्रश्नों का जो ट्रेंड है कंपटीशन में अब बदल गया है, तो उसके अनुसार हमारे फोकस स्टडी चैनल पर जो भी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन हो उसको ले करके और प्रश्नों का ट्रेंड यानी अपडेट, आज के समय में किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है, वो सब लेकर के हम चल रहे हैं। और सब इसमें जो भी हम बता रहे हैं, जो आगे भी आने वाला जो भी आधुनिक भारत के इतिहास में बताएंगे, उसमें सारा का सारा आज के अपडेट ट्रेंड के अनुसार जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसमें सब बताएंगे। और आज भी हमने बताया, अब आगे जो हम लेकर आएंगे आधुनिक भारत के इतिहास में लेक्चर 4 लेके आएंगे, उसमें भारत में अंग्रेजों का आगमन कैसे होता है तो उसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।